नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 राजनीति विज्ञान में ऑल रोस्टन थर्ड रैंक 7 बार नेट और वर्तमान में मेरी सरकारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर। साथ ही बाहर के हैं तो उनको पता नहीं है, बीकानेर में यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, पीएचडी चल रही है। आज हम बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, कमेंट आए, सर इस नेट जेआरएफ एक वीडियो बनाओ कि इनमें क्या क्या है, पूरा समझाओ कि भी नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, पीएचडी क्या है। तो आप इसको ध्यान से सुनना, हम एक एक चीज़ की अच्छे से बात करेंगे लास्ट तक। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप पहली बार में ही नेट क्वालिफाई कर सकते। मैंने 2018 में कर ली और 7 बार दिया है आज तक, बीच में किसी कारण से नहीं दे पाया, 7 बार नेट की है। तो आप भी पहली बार में ही नेट क्वालिफाई कर सकते हो। कुछ ही मैटर आपको पढ़ना है, वो अपन लास्ट में एंड में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। नेट जेआरएफ पीएचडी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। नेट जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। इसी का कुछ भाग जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप जेआरएफ फेलोशिप का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये कमांड है। ये समझ लो कि भी ये पीएचडी है। अब की पिछली जो अभी एग्जाम हुआ है अपना, उसमें पीएचडी के लिए अलग से इंटरेस्ट एग्जाम होता था, अलग से एग्जाम होता था। उसके बाद 30 अंक का इंटरव्यू होता था और 70 अंक का मार्जिन इसका पेपर का माना जाता था। अब ये कमांड कर दिया पेपर, अब इसका आपका 70 अंक का मार्जिन इस पेपर का माना जाएगा और 30 अंक का आपका अलग से जिस भी यूनिवर्सिटी में आती है, सरकारी यूनिवर्सिटी में अलग से सीटें आती है। प्राइवेट में तो आप कैसे करते हो, ज़्यादा पैसे लगते हैं और कई बार के ब्लैक लिस्ट भी कर देती है, यूजीसी ब्लैक लिस्ट भी कर देती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सरकारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सीटें आती है, जैसे सीटें आएगी आप आवेदन करोगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू पर भी अपन बात करेंगे। लास्ट में जो पीएचडी है उस पर बात करने वाले हैं, लास्ट बिंदु अपना ये पीएचडी वाला ही रहने वाला है। तो ये पीएचडी वाले हैं, उनमें ये नेट वाले हैं और कुछ ऊपर का नेट के कुछ साथियों का एक परसेंटेज अलग अलग वो डिसाइड करते हैं, उस परसेंटेज के हिसाब से ये जेआरएफ वाले हैं। ये जेआरएफ है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये नेट वाले हैं और ये पीएचडी वाले हैं। अब की बार सम्मिलित किया है, इस पीएचडी को कमांड कर दिया है कि बार बार एग्जाम न देना पड़े। पीएचडी जैसी सीटें आती हैं बार बार एग्जाम न लेना पड़े, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंटरव्यू करवाए और बाद में पीएचडी में उनका एडमिशन हो, उस पर भी बात करेंगे एडमिशन कैसे होता है। ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सब नियम रूल वगैरह सब कुछ ये बनाता है। लेकिन ये पहले तो एग्जाम जो होता था, बीच में इन्होंने एग्जाम ये सीबीएसई कराने लग गया। सीबीएसई 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 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो करवाता था और अब ये एनटीए करवाता है एग्जाम। नियम रूल तो सारे ये यूजीसी डिसाइड करती है, लेकिन ये एग्जाम लेने वाली या एग्जाम कराने वाली, कनेक्ट कराने वाली ये एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इनमें बात करते हैं, एक तो एनटीए कराती है और एक सीएसआईआर करवाती है। एनटीए एग्जाम कराती है जो आर्ट्स स्ट्रीम से है, आर्ट्स संकाय से है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इतिहास, ये सब्जेक्ट हैं आर्ट के उनके, और जो कॉमर्स, ठीक है ना। तो आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम से है जो या संकाय से है, उनका जो एग्जाम करवाता है वो एनटीए करवाता है। और जो साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर साइंस के अलावा कृषि संकाय है, इनका एग्जाम सीएसआईआर करवाता है। सीएसआईआर इसमें थोड़ा सा अलग है हटके, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, ये आपको याद में रखना। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। तो अपन इस पे एनटीए वाले पे बात करेंगे। एनटीए आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं या स्ट्रीम से हैं, जो संकाय से है आर्ट्स और कॉमर्स से, उनका जो एग्जाम सारा मैंने हिंदी में लिखा है कि हिंदी के जो गाँव के बच्चे हैं अच्छे से समझ में आ जाए।
इंग्लिश में तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे, ये देख लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन मैंने आपको मद्देनजर रखते हुए हिंदी में ये लिखा है। ये एनटीए करवाता है। यूजीसी नेट क्या है? अब मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं आपके, ये क्वेश्चन आप मेरे से करोगे। यूजीसी नेट क्या है? ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। नेट करने के बाद आप किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें आप असिस्टेंट सहायक आचार्य एपी के पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नौकरी कर सकते हो। किसी भी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हाँ, सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कई बार अनुबंध पर भर्तियां आती है, तो आपकी अगर नेट पात्रता है तो आप उसमें भी अनुबंध के आधार पर कर सकते हो। ये एक पूरे भारत में आपकी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। इसके आधार पर आप जैसे ही सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सीटें निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एपी की असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें आप एग्जाम देने के लिए पात्र हो जाते हो। अगर आपने नेट कर रखा है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, तो आप सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम देने के लिए पात्र हो जाते हो। फिर आगे की प्रोसेस वो है कि एग्जाम दिया, मेरिट आई, इंटरव्यू हुआ, जो भी है प्रोसेस है। लेकिन आपकी अगर राष्ट्रीय पात्र नेट आपने कर रखी है तो आप एपी के लिए एग्जाम देने के लिए पात्र हो, और नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आप नौकरी कर सकते हो अगर आपने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास कर रखी है तो। आगे अपन बात करेंगे इसका और क्या फायदा है। स्कॉलरशिप भी मिलती है, पहले जेआरएफ वालों को मिलती थी, तो अब राजस्थान सरकार ने तो अलग अलग स्टेट में क्या कर रखा है पता नहीं, राजस्थान सरकार ने तो नेट वालों के लिए भी अलग से छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ साथी जो पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ वालों को भी मिल रहा है और नेट वालों को भी मिल रहा है। अब योग्यता क्या चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कह दो, स्नातकोत्तर कह दो, या मास्टर डिग्री। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप नेट करना चाहते हैं उसमें आप पीजी कह सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं, स्नातकोत्तर भी कहते हैं, मास्टर डिग्री भी कहते हैं। तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसमें अलग अलग अंक डिसाइड है। सामान्य के लिए है वो 55% अंक है मास्टर डिग्री में, पीजी के अंदर है, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर है। सामान्य वर्ग है उनके लिए 55% अंक है, और आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग कौन से हैं? एससी है, एसटी है, ओबीसी, ओबीसी में है नॉन क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर, ठीक है ना। ओबीसी में जो क्रिमिलियर है उनको छूट नहीं है, नॉन क्रिमिलियर उनको छूट है। तो आरक्षित वर्ग है उनको, उनके अंक है, उनको 5% की छूट है। कितनी है? 5% की छूट है। इसका मतलब 50%, उनको 50% मास्टर डिग्री में चाहिए। कई बार आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे ओबीसी में अपन बात करते हैं, कई ऐसी जातियां हैं जो अपने स्टेट में तो ओबीसी में आती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में वो ओबीसी में नहीं है। जैसे बिश्नोई, जैसे बिश्नोई है, बिश्नोई सेंटर की लिस्ट में ओबीसी में नहीं आते हैं। राजस्थान में तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं आते हैं। तो आपको नेट में 55% अंक ही चाहिए, ठीक है ना। वो आपको देखना है कि सेंटर की लिस्ट है उसमें आप ओबीसी में आते हो या नहीं है, सेंटर में आपको आरक्षण है या नहीं है, वो आपको देखना है। नहीं तो फिर आपको सेट करनी होगी। अगर 55 से कम अंक है तो आपको फिर सेट करनी होगी। अब कौन दे सकता है ये एग्जाम? ये एग्जाम जो 2 वर्ष एग्जाम देने के बाद 2 वर्ष के अंदर अंदर आपकी डिग्री, मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी। इसका मतलब जैसे ही आप स्नातकोत्तर में एडमिशन लेते हो, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हो, या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेते ही आपकी एमए प्रीवियस ईयर चल रही है, प्रीवियस ईयर चल रही है, तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो नेट का। और अगर आपकी नेट हो गई तो आप योग्य हो, 2 साल में आपके पास डिग्री आ जाएगी। वो बाकायदा अलग से फॉर्म में लिखा आता है, ठीक है। 2 साल के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए बाद में।
तो आप जैसे ही एमए प्रीवियस में एडमिशन लेते हो, पीजी एमए फ्री में आप एडमिशन लेते हो, वैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नेट कर सकते हो, आप योग्य हो। ठीक है, ये आपकी योग्यता है। इतना क्लियर है आपको? अब आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है? आयु सीमा, एज लिमिट क्या है? तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट नेट और पीएचडी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। पीएचडी को तो अभी जोड़ा गया है, ठीक है, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। आप कितने भी साल के हो जाओ, आप नेट नेट पीएचडी के लिए एग्जाम दे सकते हो। कितना भी वर्ष के हो, आप 60 के हो, 65 के हो, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो आप नेट और पीएचडी का एग्जाम दे सकते हो। पीएचडी के बारे में आप अलग से बाद में बात करेंगे। जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ। इसमें आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलती है, मतलब सरकार अपनी तरफ से आपको पैसे देगी। कितने पैसे देगी वो भी अभी बात करने वाले हैं। तो इसमें जेआरएफ के लिए आपकी सामान्य पुरुष का उसकी आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। पहले 28 होती थी, अब 30 वर्ष है। जेआरएफ के लिए निश्चित आयु सीमा है, तो उसके लिए सामान्य वर्ग अगर पुरुष है तो उसके लिए 30 वर्ष है। अन्य आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग में SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर भी है, महिलाएं भी है, ठीक है, और पूर्व सैनिक भी है। उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। इसका मतलब 35 वर्ष तक आप, जब तक 35 वर्ष के नहीं होते तब तक आप जेआरएफ कर सकते हो। ठीक है, नेट और पीएचडी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जेआरएफ के लिए सामान्य पुरुष के लिए 30 वर्ष, अन्य उसमें महिला भी आ जाती है, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर है और पूर्व सैनिक है, उनको 5 वर्ष की छूट है। आप 35 वर्ष तक आप जेआरएफ कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं इनकी वैधता क्या है। इनकी वैधता क्या है, कब तक वैध होती है? नेट और पीएचडी इनकी कोई सीमा नहीं है वैधता की। ये एक बार आपने कर ली तो भी वैध है, लेकिन हो सकता है पीएचडी में आपको परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, क्योंकि जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, इंटरव्यू आपका होता है, तो पीएचडी में जो आपने नेट में एग्जाम दिया था, नेट के जो मार्क्स थे उसका 150 का मतलब 70%, 70% मार्क्स इसके मान्य होंगे। आपके कितने आपके आते हैं उसका 70% के रेशो के हिसाब से निकाला जाएगा, तो 30% का आपका एंट्री होगा। तो आप अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए पीएचडी में बार बार आप नेट दे सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपके अंक बढ़े और इंटरव्यू में फिर कम अंक की जरूरत पड़े। इसके लिए ये कर सकते हो, नहीं तो एक बार नेट कर ली तो भी आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर सकते हो, और सरकारी जैसे कॉलेज लेक्चरर या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की या सहायक आचार्य की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप पात्र हो पूरे भारत में। ये आपको ध्यान में रखना। जेआरएफ की वैधता है वो 3 साल है। जेआरएफ की वैधता है वो 3 वर्ष है, 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको 3 वर्ष इसकी वैधता है। 3 वर्ष के अंदर अंदर अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, अगर आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लेते हो, कहाँ पे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी विश्वविद्यालय में, सरकारी विश्वविद्यालय में। इसमें क्या है, जेआरएफ की वैधता है वो 3 वर्ष है। जैसे ही आप जेआरएफ की, उसके बाद आप पीएचडी में सरकारी यूनिवर्सिटी में, जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, कहीं राज्य का हो और कहीं सेंट्रल हो, कहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय हो और कहीं राज्य का कोई विश्वविद्यालय हो, अगर वो सरकारी उसमें आप एडमिशन लेते हो तो 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। फिर आपको प्रत्येक माह 40 से 50 हजार के बीच आपको प्रति माह आपको 40 से 50 हजार रुपये मिलते हैं। इसमें ये 40-50 मैंने क्यों लिखे हैं? 40 से 50 इसलिए लिखे मिले हैं,
इसमें आपका हाउस रेंट भी आपको मिलता है, वो नगर निगम के हिसाब से मिलता है। जैसे जो शहर के आधार पर डिपेंड करता है, शहर किस कैटेगरी में आता है उस हिसाब से उसका HRA है वो कम ज्यादा होता है। इसलिए मैंने 40 से 50,000 के बीच प्रति माह कब तक मिलता है, जिस तरह से PhD की अवधि होती है, PhD की अवधि होती है न्यूनतम 3 वर्ष, न्यूनतम कितनी है 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष। तो अधिकतम 5 वर्ष तक आपको फेलोशिप मिलती है। अगर आपने JRF कर रखी है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलती, अगर आप बेरोजगार हो तो आपको 40 से 50,000 के बीच हर माह प्रति माह है 5 वर्ष तक। इसीलिए कुछ साथी है वो जैसे PhD करते हैं तो वो एक्सटेंशन ले लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, वो आराम से अपना डाटा कलेक्शन वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह वो आराम से करते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़े, 5 साल तक ले जाए। और जिनको कोई लालच नहीं होता वो 3.5 या 4 साल में PhD कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहता है रेशो। तो आपको क्लियर हो गया। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं बचेगी PhD क्या है, कैसे पेपर देना है। मैं कह रहा हूँ लास्ट में आपको बताऊंगा, पहली बार में आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे नेट का, और थोड़ी सी मेहनत की ना तो आप JRF भी कर लोगे। इसमें ज्यादा कोई कोचिंग काचिंग की आवश्यकता नहीं। अब परीक्षा एग्जाम, अपन एग्जाम की बात करें, सारा हिंदी में लिखा है इसलिए आपके लिए। एग्जाम वर्ष में 2 बार एग्जाम होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। लेकिन कोरोना के बाद थोड़ा अव्यवस्थित सा हो गया, नहीं तो साल में 2 बार होता था, जून और दिसंबर। अब जैसे ये अब बीच में रद्द कर दिया गया था, इन्होंने ऑफलाइन करवाया था, ऑनलाइन नहीं करवाया था, तो उसमें कई जगह पेपर पकड़े गए थे, तो उन्होंने वापस ऑनलाइन कर दिया। तो अब ये आगे दिसंबर में फिर दोबारा करवाएंगे। और ये अब पहले से डिसाइड कर देते थे कि अब नेट का एग्जाम होगा। अब ये लास्ट में जाके दिसंबर में जाके आपको ये बताएंगे कि इतने इतने दिन के बीच आप फार्म भर दो, और बाद में ये 1-2 दिन में फार्म जैसे ही भरोगे 1-2 दिन में आपको डेट जारी कर देते हैं कि इस तारीख को आपका एग्जाम होगा, इस तारीख को आंसर की आएगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, वो सारा बता देते हैं। तो ज्यादा पहले नहीं बताती है, लेकिन एक साथी का मैसेज आया था कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और सर्टिफिकेट का एक साथी का मैसेज आया था कि जो सर्टिफिकेट है, तो आरक्षित वर्ग है उसको सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे OBC है, OBC को तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पहले तो क्या किया था नेट ने, तो ऑफलाइन एग्जाम लेना था ये पिछला, तब उन्होंने एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करवाने से पहले तो आरक्षित वर्ग है उनको अपना केंद्र का वो सर्टिफिकेट लगाना था। लेकिन बाद में छात्रों का विरोध वगैरह हुआ तो उन्होंने इस शर्त को हटा दिया, जैसे OBC का सर्टिफिकेट है इसको हटा दिया। अब आपको जैसे आप PhD वगैरह में एडमिशन लेते हो ना, उससे पहले आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्लियर है? आपको सर्टिफिकेट कब बनवाना पड़ेगा? ये एग्जाम दोगे तब आपको सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन जैसे आप PhD वगैरह में एडमिशन लोगे, PhD का फॉर्म अप्लाई करो, तब आपको साथ में वो एक कॉपी भेजनी पड़ती है बाद में, तो उसमें आपको फोटोकॉपी उस सर्टिफिकेट की भेजनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट है वो PhD में एडमिशन से पहले आपको बनवाना पड़ता है। जैसे आप इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको बुलाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे, तब आपको वो उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। CBT मेथड से पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन, ठीक है। एक बार ऑफलाइन किया था और आपने देखा क्या हुआ था। इसी का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अलग अलग इनकी शिफ्ट भी बना देते हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऐसे बना देते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अपने NTA जो करवाता है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस स्ट्रीम संकाय और जो कृषि संकाय है उनमें CSIR करवाता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और प्रश्नों के अंक भी अलग अलग है, वो आपको अलग से देख लेना वीडियो। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा पैटर्न प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर, 2 पेपर है। इसमें ऑनलाइन होता है तो एक साथ ही देते हैं, आप पहले वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आपका टाइम भी बच सकता है, तो वो एक साथ ही एग्जाम दे देते हैं, ऑनलाइन होता है। तो इसमें प्रथम पेपर होता है वो कॉमन होता है, सबके लिए समान होता है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंक का होता है। और दूसरा द्वितीय है वो सब्जेक्ट का होता है, जिसमें आपने PG की है, MA की है, वो खुद के स्वयं के सब्जेक्ट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 अंक का होता है। इसका मतलब 150 क्वेश्चन और 300 अंक। समय 3 घंटा, समय कितना होता है
पेपर के लिए 3 घंटा। क्लियर है आपको इतना? सिलेबस प्रथम प्रश्न पत्र है वो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और अंक कितने होते हैं? 100 अंक का होता है। इसमें 10 इकाई होती है। इसके लिए अब आपको क्या करना है? 10 इकाई होती है, तो समझिए इसमें कौन कौन सी इकाई होती है। जैसे शिक्षण अभियोग्यता है, कोड एप्टीट्यूड है, और कॉम्प्रहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथोलॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई जिसको अपन डीआई कहते हैं, और सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, नागरिक विकास और पर्यावरण, और उच्च शिक्षा प्रणाली। इस तरह के 10 टॉपिक होते हैं। इसके लिए आपको कोई बाजार से कोई एक बुक लेके आनी है। क्या है? एक कोई भी बुक लेके आनी है। अब बता रहा हूं मैं आपको नेट पहली बार में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोई भी बुक लेके आनी है। मदान की भी आती है, मदान की आती है, मदान की भी एक बुक आती है, और कोई भी बुक आपको बाजार में मिले नेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए आप ला सकते हो। उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी हो और आईओ क्वेश्चन हो, आप आईओ क्वेश्चनों को भी ला सकते हो। और जैसे ही वो एक बुक आप ले आते हो उसमें पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं। इसका ट्रेंड के फर्स्ट पेपर का थोड़ा ट्रेंड चेंज होता है, तो जो 3-4 सालों में जो एग्जाम हुए ना वो देख लो, वो पेपर देख लो और थोड़ी बहुत थ्योरी देख लो। थोड़ी इसमें आपको रिसर्च वगैरह की समझ में नहीं आई, मेरे तो कभी समझ में नहीं आई। मैंने ज्यादा इसके साथ न कोई कभी धक्को किया, फर्स्ट पेपर में कभी देखता ही नहीं था। मैंने केवल और केवल पॉलिटिकल के नॉलेज के आधार पर ही, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा केवल उसके आधार पर मैंने पहली बार में नेट कर ली, और 7 बार नेट की। आज तक मैंने फर्स्ट पेपर मैंने नहीं देखा। फर्स्ट पेपर उसमें 15-20 क्वेश्चन तो आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो किसी सही हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको जीआरएफ करना है तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। 25 से 30 क्वेश्चन। इसमें मैथ वालों को ज्यादा फायदा होता है। 5-7 क्वेश्चन तो जैसे उत्पादन है, डाटा कलेक्शन के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने छात्र हैं, कितना है, अंक निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक हिंदी का पैराग्राफ आता है, तो आप एक बार एक बुक लिए थोड़ा बहुत देख लें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो भी टॉपिक है, 10 टॉपिक है जो मैंने अभी बताए हैं, आपको नेट में वो टॉपिक लगाएं, यूट्यूब पे वो टॉपिक लगाएं, थोड़ा बहुत एक समझ विकसित करें। उसके आधार पर आए हुए क्वेश्चन बार बार करके देखें, आए हुए क्वेश्चन बार बार करके देखें। आप 20 से 25 क्वेश्चन निकालोगे। नेट तो आपकी 20 क्वेश्चन में ही निकल जाएगी, लेकिन 25 से 30, अगर 25 प्लस आपने निकाल लिए और सब्जेक्ट आपका मजबूत है तो आपकी पहली बार में जीआरएफ हो जाएगी। कहीं भी कोई कोचिंग लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। कोई एक बुक लेके आनी है बाजार से, इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी हो, थ्योरी नहीं भी हो तो आई हो क्वेश्चनों की बुक वो देख लो, और जो टॉपिक है टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो टॉपिक यूट्यूब पर एक बार लगा लो, मोटी मोटी आपकी समझ विकसित हो जाएगी किस तरह से इसको हल करना है। फिर आप अभ्यास करके देख सकते हो। तो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र ये अपना पीजी का स्वयं का सब्जेक्ट होता है, स्वयं का सब्जेक्ट होता है। अब इसमें मैं राजनीति का बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद राजनीति से 7 बार नेट की है। इसमें केवल राजनीति का बताऊंगा, और राजनीति से ही मैं पीएचडी में एडमिशन लिया है। अब टॉपिक में सिलेक्ट करने वाला हूँ। जल्दी में हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स वर्क चल रहा है, उसके बाद एक एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद अब गाइड हमें आवंटित कर दिए गए हैं, वो अपन अभी बात करने वाले हैं। और उसके बाद एक टॉपिक चुनना होता है, कोई भी चुन लो, राजनीतिक दल चुन लो, महात्मा गांधी का कोई सत्य अहिंसा का चुन लो, या कोई जनमत का चुन लो, कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है, नरेगा के बारे में चुन लो, कोई भी एक टॉपिक आपको चुनना होता है। स्वयं का सब्जेक्ट है। जैसे राजनीति की बात करें, पॉलिटिकल में क्या है, 100 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, कितना आएंगे, 100 क्वेश्चन। जैसे राजनीति का मैं बता रहा हूँ, राजनीति के 80 क्वेश्चन आते हैं। ये राजनीति का ही भाग है, लोक प्रशासन, तो 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। मैंने कम ही देखा इस लोक प्रशासन को। और लोक नीति, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने कैसे किया, मैंने पॉलिटिकल के लिए मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो फर्स्ट ग्रेड के अलावा मैंने कोई पॉलिटिकल नहीं पढ़ी, बस वो जितने थिंकर थे वही पढ़े। इसमें कि कॉलेज वाले में है उतने थिंकर है, कम से कम 20 थिंकर आपको पाश्चात्य के मिल जाएंगे, 20 भारतीय थिंकर मिल जाएंगे। इस तरह से लंबा चौड़ा सिलेबस है। मैंने कम ही सिलेबस देखा, और इसका सिलेबस आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। पूरा हिंदी में सिलेबस है, सेकंड पेपर का सिलेबस है। फर्स्ट पेपर का मैंने बता दिया है, उसका तो हिंदी में डालने का कोई तुक ही नहीं है। हमारा जैसे कोर्स वर्क चला है तो उसमें भी इंग्लिश ज़्यादा चलता है, डाटा कलेक्शन वगैरह, रिसर्च संबंधी जो भी है, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, ये इंग्लिश में जल्दी समझ में आते हैं। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा तो 80 क्वेश्चन के आधार पर मैंने 7 बार नेट किया। 80 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बहुत 20
क्वेश्चन मैं निकाल लेता था, ठीक है। और मेरे को ये कोई मैथ्स वगैरह वो नहीं आते थे, तो मैंने इसके साथ ज़्यादा कोशिश नहीं की। इसमें फर्स्ट पेपर मैंने कभी नहीं पढ़ा आते बेनीवाल सर ने मेरे को बहुत बार कहा था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं वैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो मेरे को वैसे भी जरूरत नहीं, मेरे को छात्रवृत्ति वगैरह लेनी है। लेकिन जो बच्चा बेरोजगार है ना, वो इस पे बिल्कुल फोकस कर ले, ठीक है ना। आप एक तरह से रोजगार मिल जाएगा आपको नियमित 5 साल तक। उसमें आप RS की भी फिर तैयारी कर सकते हो, IAS की भी 5 साल के अंदर तैयारी कर सकते हो। थोड़ा बहुत डाटा कलेक्शन करना होता है, डाटा कलेक्शन करते रहो, साथ में तैयारी करते रहो। एक बार कोर्स वर्क के लिए आपको 1 महीने जाना होता है, उसके बाद इतना आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। कॉलेज वगैरह है तो 6 माह का वो कोर्स वर्क होता है, उस पर अभी अपन बात करने वाले हैं। पीजी स्वयं का सब्जेक्ट ये मैंने बता दिया। लोक प्रशासन मैंने कम ही देखा है, लेकिन आप देखना चाहो तो लक्ष्मीकांत की एक लोक प्रशासन की बुक आती है, वो देख सकते हो, या बेनीवाल सर के किसी के पास नोट्स है लोक प्रशासन के, तो वो देख सकते हो। और लोक नीति इसमें क्या है, करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक नीति से संबंधित, या स्वच्छता अभियान पूछा गया, बेटी बचाओ बेटी अभियान कब चलाया गया, या भारत किसका सदस्य कब बना, मतलब करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें लोक नीति में आते हैं 10 क्वेश्चन। तो ये करंट से आप कवर कर सकते हो। रूटीन में आप करंट पढ़ते हो ना, तो आप आराम से ये क्वेश्चन है वो कवर कर लोगे 10। तो इस तरह से मैंने तैयारी की थी, और पहली बार में मैंने नेट किया। इसके साथ साथ मैंने नेट के पुराने पेपर पढ़े थे। इतना तो आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो कॉलेज लेक्चरर की करो, तो उसको तो और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको तो पता है कॉलेज लेक्चरर की जब वो मैटर पढ़ रहा है, सारे क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सारे आए हुए क्वेश्चन, पुराने नेट के पुराने पेपर या अन्य पुराने पेपर, जैसे PhD के आए हुए हैं, DU में एडमिशन के लिए, JNU में एडमिशन के लिए पेपर आए हुए हैं, अलग अलग स्टेटों के कॉलेज लेक्चरर के, स्कूल लेक्चरर के पेपर आए हुए हैं, HTET के पेपर आए हुए हैं। तो वो पॉलिटिकल के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को हल करो, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़ लो, आपकी नेट हो जाएगी। बस फर्स्ट पेपर में थोड़ा बहुत देख लो सरसरी नजरों से, और हिंदी वाला पैरा कैसे हल करना है वो देख लो, और उसके बाद आए हुए पर्सन आप देख लोगे तो भी आपकी नेट हो जाएगी, ठीक है। मैंने यही तरीका अपनाया था। मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो वो मैटर तो मेरे को पढ़ना ही था, तो साथ में आए हुए क्वेश्चन मैंने नेट की और अन्य पुराने पेपर सारे हल करता था। लोक प्रशासन के लिए आपको बता दिया, लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ सकते हो, या कक्षा 11 और 12 की लोक प्रशासन की है, उनमें से अपने जो टॉपिक है नेट में, हिंदी का मैं सिलेबस अभी डाल दूंगा आपको, हिंदी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो पुराने पेपर है, ये आप प्रतियोगिता साहित्य की भी बुक ला सकते हो, या मैं देख लूंगा अभी मैंने नेट वाले डाले या नहीं है। टेलीग्राम पर मैंने फर्स्ट ग्रेड वाले तो सारे पेपर डाल दिए हैं, उसमें देख लूंगा नेट JRF के मैंने डाले हैं। तो मैंने टेलीग्राम पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको नोट्स मैंने फर्स्ट ग्रेड वाले डाल दिए हैं, और नेट JRF के, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर के आयु एग्जाम सारा मैंने जो बेनीवाल सर के पास थे, वो सारे एग्जाम आपको टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए, वो आप देख लेना, सफिशियंट है, ये आपका नेट हो जाएगा। अन्य सब्जेक्ट हैं वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लें, उसमें कौन कौन सा मार्जिन, कितना मार्जिन किसका रहता है। ये पॉलिटिकल का बताया मैंने, 100 अंक, 100 क्वेश्चन 200 अंक का, ठीक है। ये सबका कॉमन ही होता है, प्रथम पेपर है, सबके लिए कॉमन होता है। अब बात करते हैं PhD का। अब जैसे ये लिखा है ना कि ओनली PhD, नेट नहीं हुई लेकिन ओनली PhD, तो मैंने वो पहले बता दिया कि ये PhD है, ये नेट है, और ये JRF है। इनमें एक निश्चित दायरा रख लिया कि इतने लोग PhD के लिए योग्य है, ये लोग PhD कर सकते हैं। इनका बाद में ये फार्म, जैसे सीट आएगी फॉर्म अप्लाई करेंगे, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपका PhD में सिलेक्शन होगा। सबसे लोगों को एसेंस है कि हाँ PhD लिखा रहा है, हमारे PhD में एडमिशन हो गया। PhD में एडमिशन नहीं हुआ है, PhD में नाम मात्र की सीटें आती है, सरकारी कॉलेजों में नाम मात्र की सीटें आती है। अब कैसे होता है, हमारे समय में जब हमारा PhD में एडमिशन हुआ था, हमने क्या किया था, हमारा पहले एग्जाम हुआ था, पहले पेपर हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रेस हुआ है। MGCU की बात करें, मैं मेरी बात करता हूँ MGCU की। MGCU में जो एग्जाम हुआ उसमें 70 अंक का एग्जाम हुआ, 70 क्वेश्चन थे, 70 अंक का था, और 70 क्वेश्चन थे। इसमें से 35 वो फर्स्ट पेपर रिसर्च वाले, और 35 पॉलिटिकल के, इस तरह से था। और 70 प्लस 30 अंक का हमारा इंटरव्यू था, 30 अंक का हमारा इंटरव्यू था, 30 अंक का। 30 अंक में 19 नंबर तो इंटरव्यू के थे, प्लस 3 नंबर कोई पत्र आपने शोध पत्र निकाला है तो उसके थे, और 8 नंबर JRF के थे। ये 30 नंबर का इंटरव्यू था। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रेशो है,
अब आरयू की बात करें, आरयू जो एग्जाम लेती थी, अब तो इन्होंने पीएचडी के साथ कर दिया है, नहीं तो 150 का जो नेट वाला था वो ही सेम 150 क्वेश्चन थे, तो इसका 70% रेशो था, प्लस 30% का 30 अंक का इंटरव्यू था, 30 अंक का इंटरव्यू। इसमें वो क्या करते थे, 30 में से 20 अंक तो एकेडमिक थे, 20 एकेडमिक, एकेडमिक मतलब बीए में आपके कितने अंक है, 55 के बाद है तो 2 अंक, 60 तक है, 60 के बाद है, 65 तक है, 70 तक है, ऐसे करके 5-7 अंक थे। फिर एमए के आप 55 से प्लस है तो कितने कितने अंक थे, और 8 नंबर जेआरएफ के थे, 5 नंबर नेट के थे। इस तरह 20 अंक तो था एकेडमिक का, और 10 अंक का था इंटरव्यू, आपका मौखिक इंटरव्यू था वो 10 अंक का था। इस तरह 30 अंक थे, मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रेशो था। ऐसे ये सेम शेकआउट यूनिवर्सिटी का था, शेकआउट यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अंतर था। शेकआउट यूनिवर्सिटी सीकर है, सरकारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है ना शेकआउट यूनिवर्सिटी, उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें जो पेपर था ना, पेपर था तो 100 क्वेश्चन थे और 100 अंक का था। इसका 70% रेशो निकाला था, 70%, और 30% यही था, 30% वाला यही था, 20 के अंक एकेडमिक और 10 अंक का मौखिक। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपन बात करते हैं। अब पीएचडी के लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब पीएचडी के लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं होगा, जो नेट का एग्जाम है वो ही है, ठीक है। नेट जेआरएफ पीएचडी आपका एक ही एग्जाम होता है। इसमें एक आयु सीमा है, जेआरएफ के लिए 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग उनके लिए 35 वर्ष तक ही है, ठीक है ना। उसके बाद आप नेट कर सकते हो और पीएचडी कर सकते हो, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। तो एग्जाम एक ही होता है, उसमें से ही छांटा जाता है, एक निश्चित एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने लोग पीएचडी के लिए योग्य हैं। मान लीजिए पीएचडी के लिए कहीं भी सीट आई कोई यूनिवर्सिटी में, तो ये इंटरव्यू होगा और बाद में ये योग्य है, मतलब इंटरव्यू देने के लिए योग्य है। उनमें से एक रेशो, निश्चित रेशो निकाला जाता है कि इतने लोग पूरे भारत में, इतने लोग इस सब्जेक्ट से नेट करेंगे। उसके बाद उनमें से क्रीम निकाली जाती है, ऊपर जो नेट के लोग हैं उनका कुछ परसेंटेज निकाला जाता है, 1% या आधा % जो भी निकाला जाता है कि भी ये जेआरएफ, मतलब उनको अगर 3 साल के अंदर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो इनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। क्लियर है। अब आपको अलग से एग्जाम नहीं होगा, ये नेट वाला एग्जाम हो गया, ये पेपर आपका हो गया। अब पेपर कितने अंक का था नेट का, 150 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कितने थे, 150। अंक कितने का था, 300, 300 मार्क्स का था। अब जो 300 मार्क्स है, ये जो 150 क्वेश्चन है 300 मार्क्स का है, ये 70%, ये 70% है आपके, 70% इनका रेशो है वो 70% के हिसाब से। आपके कितने अंक आए नेट के पेपर में, आपने कितने अंक प्राप्त किए, उनका 70% के हिसाब से निकाला जाएगा। अब 30% का आपका एंट्री होगा, 30% का आपका एंट्री होगा, एंट्री होगा 30% आपका एंट्री होगा। अब इंटरव्यू किस आधार पे होगा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है कि वो 20 अंक एकेडमिक करे और 10% मौखिक आपका इंटरव्यू ले, ऐसे होगा। जैसे हमारे बीकानेर यूनिवर्सिटी में था, 19 अंक का इंटरव्यू था, प्लस 3 शोध पत्र के थे, प्लस 8 जेआरएफ के थे। कहने का मतलब है जेआरएफ का तो हर जगह आपको फायदा मिलता है। यहाँ पे था, इसमें 20 में से 8 जेआरएफ के, नेट के 5। अब नेट वाला तो इश्यू नहीं रहा, क्योंकि नेट वाला ये सभी को एग्जाम पहले देना पड़ेगा, नहीं तो पहले एग्जाम इनका अलग होता था तब था, तो ये कोई अब इश्यू नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो सबको दिए जाएंगे। अब जेआरएफ के 8 अंक आपको हर जगह मिलते हैं, 30 अंक का एंट्री होगा, 8 अंक आपको जेआरएफ के मिलेंगे, ये फायदा आपको जेआरएफ वाला, ठीक है ना। फिर आपको 40 से 50 हजार हर मंथली, 40 से 50 के, 40 से 50 हजार आपको हर माह 3 से 5 वर्ष तक, जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाती, हर माह आपको 40 से 50 हजार के बीच। जैसे ही महंगाई बढ़ती है आपके भत्ते भी बढ़ेंगे, आपका ये भी बढ़ाया जाएगा, तो उस हिसाब से बढ़ता रहता है, घटता रहता है। और भत्ते आपको एचआरए भी दिया जाता है, वो आपको सिटी के हिसाब से दिया जाता है, सिटी किस कैटेगरी की है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी जानकारी हमने बता दी। पेपर है तो पुराने आपके वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और पॉलिटिकल का हिंदी में सिलेबस है वो मैं अभी आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आपको तो हिंदी का सिलेबस है वो मिल जाएगा। और फर्स्ट पेपर के लिए आपको एक बुक लेके आनी है, उसमें 10 इकाई दे रखी है,
रिसर्च से, शोध से संबंधित है, मैथोलॉजी से संबंधित है, और लॉजिकल है, डीआई है, ठीक है, और उच्च प्रणाली है, तो उच्च शिक्षा प्रणाली है। तो ये इस तरह 10 इकाई है आपकी, उनमें से मैं कौन ज़्यादा आप सिलेबस मत देखना, आप थोड़ा सा आए हुए क्वेश्चन देख लेना, उसके आधार पर आपको कुछ समझ विकसित करने के लिए यूट्यूब पर आप एक वीडियो देख लेना, आपका फर्स्ट पेपर ठीक ठाक हो जाएगा। और सेकंड पेपर के लिए आप जिस हिसाब से कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, बस वो आए हुए पेपर देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा नेट के, पीएचडी के, और स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर के वो एग्जाम देख लो, आपका नेट पहली बार में हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर में आपने 30 से 30 के बीच स्कोर किया तो आपका वो भी हो जाएगा जीआरएफ। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मैंने पहले भी कई बार प्रयास किया वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाता लास्ट में होता स्कूल में लाइट चली जाती थी। तो आज मैंने यहाँ स्टूडियो में आके आपके लिए वीडियो बनाए, तो अच्छी लगी है खाने क्लास है तो लाइक और शेयर ज़्यादा कर दियो, ठीक है, कंजूसी ना करियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।